आप सभी साथियों को जय हिंद। अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पे मैं प्रबल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। टेट मंत्रा पे लगातार आप सब लोगों की ये क्लासेस चल रही है, जो कि अध्ययन मंत्र का ही एक शानदार सा चैनल है। आप सब लोगों के लिए इसके तैयार किया गया है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे। अब आप लोगों के सामने फेस्टिवल भी है, आप लोगों के सामने त्योहार भी है, उसको भी सेलिब्रेट करना है। और साथ ही साथ हम सब लोगों को अपनी तैयारी को भी एक बहुत मजबूत धार देने का काम करना है, क्योंकि त्योहार भी जरूरी है और जीवन में ये पेपर में इस बार पास होना भी आवश्यक है। तो सभी बच्चे जितने भी सेशन में जुड़े हुए हैं, सारे के सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी लोग जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या बाद में देख दीजिए कि कौन कौन से साथी आज के इस सेशन के लिए तैयार हैं। आप लोगों को एडवांस में दिवाली की ढेर सारी शुभकामना। आप सब लोग जीवन में ऐसे ही जगमगाते रहिए और सफलता रूपी जो दीप है आपके जीवन में ऐसे ही जगमगाता रहे और इस बार सीटेट में आप लोगों की जीत सुनिश्चित हो, उसके लिए पूरा का पूरा अध्ययन मंत्र परिवार लगातार आप सब लोगों के लिए मेहनत कर रहा है। भाई तो शुरू किया जाए सेशन को। तो चलिए भाई, जोश वही, जुनून वही, उत्साह वही, क्योंकि इस बार की सीटेट में हमें लेकर के आना है इनकलाब। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले आप लोगों के बीच में आप लोगों के स्पेशल डिमांड पे 6ठी से 8वीं के लिए एसएसटी 6 क्लास 7 क्लास 8 की पूरी की पूरी एनसीईआरटी की, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, एक एक चैप्टर पूरे तरीके से आप लोगों को दिवाली धमाका महा ऑफर मात्र 899 रुपए में ये अध्ययन मंत्र के कनेक्टेड एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। इसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। कोई डाउट होता है तो 9556 9557 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि पूरे भारत में जब सीडीपी और सब्जेक्ट की पेडागोजी की किताब को लेकर के, तो नंबर 1 जो किताब है वो आपके कंटेंट की सीटेट ब्रह्मास्त्र की किताब है, जिसमें पूरे की पूरी सीडीपी सब्जेक्ट पेडागोजी सारी चीजें एक एक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ उसके एनालिसिस के साथ आपको मिलेगा। और अब बारी थी हिंदी ब्रह्मास्त्र की, जो आप सब लोगों के सामने वो उपस्थित है। तो आप लोग आज ही अमेजन से जाकर के, फ्लिपकार्ट से जाकर के, और ये इस सेशन के नीचे लिंक भी इसका दिया हुआ है, वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। भाई तो शुरू करते हैं आज के अपनी सेशन को। बेहतरीन तरीके से देखते हैं कि हम सब लोगों को क्या पढ़ना है। तो आज मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूं, तो आज इस क्लास में जो आप लोगों की स्पेशल आपकी डिमांड थी उसको मैं फुलफिल करने के लिए आया हूं। 2024 में जो 7 जुलाई को आपके सीटेट में एसएसटी का जो आपके पेपर हुआ था, उस पूरे के पूरे पेपर को आज सॉल्व करने का काम करेंगे। भाई उस पूरे के पूरे पेपर को आज सॉल्व करने का काम करेंगे। इसमें से बहुत सारे सवाल आपको आते होंगे, जो नहीं आते उसको सीखना है। तो एक बार सभी लोग तैयार हो जाइएगा। और फिर से मैं बार बार वही कहता हूं कि आंसर देने में कोई कोताही नहीं बरतना है और क्लास के बाद अपना रिजल्ट बताने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना है। बिना देर किए मैं शुरू करता हूं आज का पहला सवाल। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है और बहुत शानदार तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है। ध्यान से देखिएगा और इसका जवाब देने का काम कीजिएगा। भाई देखिए क्या बोल रहा है, बोले कि सरकार ने ऐसे कानून आपके पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रेच सुविधा, अनिवार्य किया है जहां पे महिला कर्मचारियों की संख्या कितने से ज्यादा है। भाई समस्या क्या होती थी भाई, कि बच्चे होते थे, उसका लुक आफ्टर करने के लिए महिलाओं को घर पे रहना होता था, उसके चलते उनका काम छूट जाता था। छुट्टी भी मिलती थी तो एक सीमित समय के लिए मिलती थी। इसका मतलब कि महिला को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो काम के साथ साथ वो अपने बच्चे की आपकी लुक आफ्टर भी करना चाहती है, वो देखभाल भी करना चाहती है। तो उसके लिए यहां पे आपको क्या किया गया भाई, तो बालवाड़ी की व्यवस्था करी गई है। भाई इसका मतलब क्या, भी क्रेच सुविधा की व्यवस्था करी गई है और उसके लिए आप लोगों को सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया उसके तहत ये आपके प्रावधान किया गया कि कम से कम वहां पे 30 आपकी जो महिला है वो कार्यरत आपकी होनी चाहिए। भाई
कम से कम जो महिला कर्मचारियों की संख्या वहां पे कितनी होनी चाहिए, 30। तो वहां पे क्रिच सुविधा की व्यवस्था करी जाएगी, यानी वहीं पे आपके बालकों के देखभाल की व्यवस्था करी जाएगी कि ताकि उसकी मां काम करने के साथ साथ वो अपने बालकों को भी लुक आफ्टर कर सके। भाई बहुत बढ़िया, सारे लोगों को जवाब देना है, कोई भी बच्चा आंसर देने से पीछे आपके नहीं रहेगा। भाई ये दूसरा सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए एक एक सवाल को। बोले कि आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। इस सवाल ने आपको एक दायरा सीमित कर दिया, और इस सवाल ने क्या बोला भाई, आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है भाई, सही उत्तर का चुनाव करना है और बताना है कि कौन सा आंसर इसमें से आपके सही है भाई। तो देखिए, जब हम कांग्रेस के बारे में बात करते हैं तो कांग्रेस को कब स्टैब्लिश किया गया भाई, तो कांग्रेस को 1885 में 1885 में स्टैब्लिश किया गया। कांग्रेस के जनक के तौर पे बात करें, संस्थापक के तौर पे बात करें तो हम किसको देखते हैं भाई, ए.ओ. ह्यूम को देखते हैं। किसको देखते हैं भाई, ए.ओ. ह्यूम को देखते हैं। आपने बोला कि सही बात है सर। जो कांग्रेस आरंभिक दौर में वो अंग्रेजों के आपकी खिलाफत में या विद्रोह में या सीधे टकराव के मूड में आपको कांग्रेस नहीं दिखाई देती है, सीधे कांग्रेस आपकी उस मूड में आपको नहीं दिखाई देती है। तो यहां पे जब आप सब लोग बात करोगे तो स्टार्टिंग में अंग्रेजों के खिलाफ में ये कांग्रेस ने क्या मुद्दे उठाए, आर्थिक मुद्दे, कि उनका भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़े हैं भाई। और आप लोगों ने दादा भाई नौरोजी का नाम सुना होगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो उन्होंने खुद पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो आपके पूरा का पूरा धन है वो अंग्रेजों की तरफ आपके जा रहे हैं, और उसके चलते भारत में आपकी गरीबी और भारत में अकाल की समस्या है भाई। दूसरी बात है कि कांग्रेस ने क्या डिमांड करी कि लगान को कम किया जाए, टैक्स को कम किया जाए, और जो फौजी खर्च है उस फौजी खर्च में भी कटौती की जाए। दूसरी भी बात सही है भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इसी चीजों के ऊपर आपके खर्च होता था, जिससे भारत की स्थिति तो सुधरने वाली नहीं थी, लेकिन भारत के पैसा इसके ऊपर खर्च किए जाने के कारण भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन आपकी दयनीय होते जा रही थी भाई। इसने इरिगेशन के लिए अधिक अनुदान की मांग करी, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था, तो कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन की आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है, तो यहां पे सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग आपको करी गई। लेकिन बोले कि इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। इसका मतलब कि ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन नीचे वाला स्टेटमेंट आपके गलत है। तो बोले सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो क्वेश्चन बोला कि आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। तो ये तीनों स्टेटमेंट स्टार्टिंग के आपको सही दिखाई देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन चौथा वाला जो आपको दिखाई देता है वो आपके गलत है। चौथा वाला जो डिमांड था वो कांग्रेस का आपके नहीं था, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरा सवाल देखिए आप सब लोग, जो आपके 7 जुलाई 2024 को पेपर में पूछा गया भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में आपके सही है। तो देखो, धम्म के बारे में जब हमने बात करा तो धम्म क्या भाई, तो धम्म आपके प्राकृत भाषा का एक शब्द आपको दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है भाई, कि ये धर्म का ट्रांसलेशन है। और धर्म किस प्रकार का शब्द है भाई, संस्कृत। यानी एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अशोक का जो धम्म है वो अलग से कोई धर्म नहीं है, अलग से कोई संप्रदाय नहीं है, अलग से कोई विचार नहीं है। अशोक के द्वारा प्रतिपादित एक आदर्श जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जिसमें बड़ों का आदर, छोटे के प्रति आदर, छोटे के प्रति प्यार, प्राणियों को नुकसान ना पहुंचाए जाने की बात इसमें करी गई है भाई। तो इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अशोक का यह मानना था कि इसके चलते समाज में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, टकराव होता है, समस्याएं आपकी बढ़ती है भाई। धर्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे भाई, तो धर्म का ही तो ट्रांसलेशन आपके धम्म है भाई। लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति करी थी, बिल्कुल बात नहीं है भाई। जो अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात
कौन सा भाई? धम्म महामात नामक अधिकारी को इसने नियुक्त करने का काम किया था भाई। धम्म महामात नामक अधिकारी को इसने आपके नियुक्त करने का काम किया था। और ये अधिकारी विश्व के अलग अलग कोने में जाकर के, अलग अलग हिस्से में जाकर के वो बौद्ध धर्म को वो क्या कर रहे थे भाई? बौद्ध धर्म को आपके प्रचार कर रहे थे, प्रसार कर रहे थे। और इस प्रक्रिया में अशोक ने अपने पुत्र कौन सा भाई? महेंद्र, और बेटी का नाम क्या था? संघमित्रा, उनको भी श्रीलंका भेजने का काम किया था। तो चौथे को छोड़ करके बाकी स्टेटमेंट आपको सही दिखाई देते हैं। तो ए, बी और सी ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है भाई? सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है भाई। अगला स्टेटमेंट देखिए क्या पूछ रहा है। बोले कि नीचे दो आपके कथन दिए गए हैं, ए और बी। उस 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में चमड़ी का काम करने वालों के संदर्भ में यह दिखाई देता है। 19th सेंचुरी जैसे आपकी खत्म होता है और 20वीं शताब्दी आपके शुरू होता है, और समय काल देखिए आप 1914 से लेकर के 1918 क्या दिखाई देता है भाई? फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको दिखाई देता है। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान यानी पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सामान्य जातियों के जो गरीब लोग हैं उन्होंने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि उतने बड़े डिमांड को ये जो आपके सामान्य जाति के गरीब लोग हैं जूता बना करके उस डिमांड को पूर्ति कर सकते हैं भाई? बिल्कुल नहीं। ये जो आपके ठीक है इन्होंने जूता बनाया, लेकिन केवल इनके जूता बना देने से उनकी जरूरतें पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हो जाएगी। उनकी जो नीड है वो पूरे तरीके से पूर्ण आपके नहीं हो जाएगी। इसका मतलब क्या है भाई? इस स्थिति में जब आप सब लोग देखोगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है। और इस डिमांड का फायदा जो उस समय बड़ी बड़ी आपकी कंपनियां थी उसने उठाई और कंपनियों ने खूब लाभ कमाए और जूते की जो आपकी डिमांड थी उसको सप्लाई करने का काम किया। तो ए आपके सही है, लेकिन बी आपका क्या भाई? गलत है भाई। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए जितने भी लोग हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और जितने भी लोगों को रिजल्ट चाहिए जो किसी भी हाल में वो चाहते हैं कि सर इस बार की दिवाली संघर्ष के नाम और अगले बार की दिवाली सफलता के नाम, वो जरूर अपना उत्तर बताने का काम करेंगे, वो जरूर अपना आंसर बताने का काम करेंगे। पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है भाई। जो डर गया सो आप लोगों को पता है ना भाई। तो इस बार सीटेट में दिवाली का पटाखा फोड़ देना है, और किस तरीके से? इस शाम को 5 बजे वाली क्लास के माध्यम से। बोले कि मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची आपको बनाई गई, उस व्यवस्था को क्या कहती है भाई? उस व्यवस्था को क्या बोला जाता है? तो देखो जी जात के बारे में जब हम बात करते हैं, सवार के बारे में जब हम बात करते हैं, यह मनसबदारी व्यवस्था के हिस्से के तौर पे दिखाई देता है। जब हम इक्तेदारी के बारे में बात करें तो इल्तुतमिश के प्रशासन की व्यवस्था के तौर पे दिखाई देता है। जागीरदारी ये भी आपके मुगलों से संबंधित नहीं है भाई। तो जब हम बात करते हैं तो उस सिस्टम को क्या बोला जाता है? तो उसको जब्ती व्यवस्था कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है भाई? तो उसको जब्ती व्यवस्था कहकर के संबोधित किया जाता है। और इस जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत जो अकबर के समय में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन दिमाग किसका था? तो दिमाग आपके टोडरमल का था भाई। दिमाग किसका था? तो दिमाग आपके टोडरमल का था। और इस जब्ती प्रणाली के अंतर्गत आपको क्या किया गया भाई? तो अलग अलग फसल के अलग अलग दर आपके तय किए गए और उसी को वसूलने का काम किया गया भाई। अगला सवाल देखिए भाई। बोला कि यहां पे 2 आपके स्तंभ दिए गए हैं और उसको आपको मैच करना है और बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इन सारे शब्दावलियों से आपका कई बार हमारी क्लास में आपके पाला पड़ा होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? जब हम भेदभाव के बारे में बात करते हैं भाई, तो भेदभाव का मतलब क्या भाई? महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वो परिवार शुरू कर रही है और वो गर्भवती है भाई। भेदभाव लड़कियां खाना बनाने और भोजन पकाने में अच्छी है, ये क्या है भाई? तो ये अगर आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहां पे देखो ये भेदभाव है, फिर यहां पे क्या दिखाई देता है? असमानता दिखाई देता है। फिर यहां पे क्या दिखाई देता है? स्टीरियोटाइप दिखाई देता है। फिर यहां पे क्या दिखाई देता है? प्रिजुडिस आपको दिखाई देता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आप सब लोग देखिए कि जो भेदभाव है उस भेदभाव का मतलब क्या है भाई? तो भेदभाव का मतलब कि जो महिला है उसको रोजगार की अनुमति नहीं है भाई। इसका मतलब कि भेदभाव आपने कर दिया। महिला क्यों नहीं रोजगार आपके पा सकती है?
क्यों नहीं रोजगार आपकी कर सकती है? क्योंकि वो परिवार शुरू कर रही है और वो गर्भवती है, इसका मतलब भेदभाव हो गया। फिर उसके बाद देखिए असमानता, समान कार्य के लिए अलग वेतन। क्यों भाई? हमारा संविधान क्या कहता है? हमारे संविधान का अनुच्छेद 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 यही कहता है कि समान कार्य के लिए समान आपके वेतन होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। लेकिन आप क्या बता रहे हैं भाई? काम समान है लेकिन वेतन अलग है। भाई ये कौन सी बात है? इसका मतलब है कि ये किस तरीके की बात करी जा रही है? असमानता की बात। यानी ए का आंसर क्या हो गया भाई? ए का आंसर 3 हो गया। बी का आंसर क्या हो गया भाई? 1 हो गया। सी के बारे में जब हम बात करते हैं, स्टीरियोटाइप के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? रूढ़िवादिता। यानी आपने अपने मन में यह बैठा लिया कि जो लड़कियां हैं वो केवल खाना बनाने और भोजन पकाने में अच्छी हैं। भाई आप एक बार अपनी इस स्टीरियोटाइप को अपने दिमाग से हटा करके देखिए। लड़कियां फाइटर प्लेन भी चलाती हैं और जरूरत पड़ने में चप्पल निकाल करके अपना प्रदर्शन भी करती हैं। भाई तो भोजन पकाने में अच्छी है, ये क्या भाई? तो ये क्या भाई? ये स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादिता है, और ये आपके मन में बैठ गया है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारा काम क्या है भाई? खाना पकाना। भाई तो वो दिवाली में मिठाई भी बनाएंगी और बम भी फोड़ेंगी। अब देखिए प्रिजुडिस के बारे में जब हम बात करते हैं भाई, तो जब प्रिजुडिस के बारे में जब हम बात करते हैं भाई, तो प्रिजुडिस यानी आपने अपने मन में बैठा लिया कि जो गांव के लोग हैं वो अंधविश्वासी होते हैं, वो जादू टोना भूत प्रेत में यकीन करते हैं, ताबीज बांध करके रखते हैं, वशीकरण करते हैं। ये आपका प्रिजुडिस, आपने बिना गांव के लोगों को जाने, आपने बिना गांव के लोगों को जाने बात समझ गए आप सब लोग? तो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है भाई। तो जब हम इसके बारे में बात करें, पूर्व धारणा, यानी आपने ये अपने मन में बैठा लिया कि भाई जो ग्रामवासी है वो क्या भी अंधविश्वासी है, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? 1। सी का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 4। और डी का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी का आंसर आपके 2 हो जाएगा। तो सीधे तौर पे 3, 1, 4, 2 ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। ये सवाल क्या बोल रहे? भूतपूर्व रियासत श्रेणी आपके लागू थी। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है, ये आप सब लोग सवाल तो पहले ही से जानते हैं। तो जब भूतपूर्व रियासत श्रेणी के बारे में बात करते हैं भाई, तो 1947-48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली, तब की बात ये रियासत श्रेणी के बारे में बात कर रहा है भाई। ये सवाल देखिए तो भाई क्या पूछ रहा है? अतीत में अलग अलग आपके व्यक्तियों और अलग अलग वस्तुओं के संदर्भ में जो अलग अलग आपके वर्ड्स है, जो शब्द है, उसका मिलान कीजिए, उसका मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का आप चुनाव कीजिए भाई। उपयुक्त विकल्प का आप चुनाव कीजिए। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है भाई। समझ में आ गया आप सब लोगों को? तो अब देखो यहां पे जो बेरी गाजा शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता था? मैंने बार बार ये बात आप लोगों को बताया है कि जब बेरी गाजा शब्द के बारे में बात करें तो ये गुजरात के भरूच के लिए शब्द आपको इस्तेमाल किया जाता था। गुजरात के भरूच के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता था। जब श्रेणी के बारे में बात करते हैं तो श्रेणी कौन होता था भाई? तो श्रेणी जो आपके शिल्पकार और व्यापारियों के संग होता था उसको श्रेणी कहते थे। एरेटाइल पात्र के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता था भाई? तो ये एक तरीके का मुहर लगे लाल चमकदार आपके बर्तन होता था। और जब हम गृहपति के बारे में बात करते हैं भाई, तो गृहपति के बारे में बात करें तो ये कौन होता था भाई? तो स्वतंत्र आपके कृषक होते थे, किसान होते थे। तो अब इसको देखिए आप लोग मिलाइए सही आंसर। ए का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बी का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सी का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और डी का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम करेक्ट आंसर बात करें 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, तो देख लीजिए कहां पे भाई? तो 2, 4, 1, 3, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो सीधे तौर पे आपका सी हो जाएगा भाई। चलिए अगला सवाल देखिए। रुकना नहीं है, एकदम लगना चाहिए कि आप पेपर में बैठ करके पेपर दे रहे हैं। और जितने लोगों को रिजल्ट चाहिए अपना 14 दिसंबर के पेपर में, वो इस पेपर में अपना सारा सवाल का आंसर बताएंगे। गलत होगा कोई दिक्कत की बात नहीं, सही होगा तो खुश होना है,
गलत होगा, सतर्क होना है, क्योंकि 14 दिसंबर को गलती ना हो उसके लिए हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करिए, उसमें कोई भी कोताही नहीं होना चाहिए। लगना चाहिए कि दिवाली के अवसर पर हम सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई होली चल रहा है। तो ये समझ गए ना आप लोग। देखो, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने या लिखने में जो पुरातात्विद है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन आपके सही नहीं है भाई? तो देखिए, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियों को ढूंढना, लिखित सामग्री की जांच करना, भवन, चित्र, पेंटिंग्स और मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करना, औजार, हथियार, बर्तन, पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करना, ये सब चीज सही बात है। लेकिन क्या बोले पुरातात्विद, तो ये हड्डियों ढूंढते हैं भाई, उससे पता चलता है कि उस समय कौन कौन से आपके पशु हुआ करते थे, कौन कौन से पशु आपके नहीं हुआ करते थे भाई, पहली बात। दूसरी बात क्या है भाई, भवन चित्र के बारे में। तीसरी बात क्या है, ये चीज। लेकिन एक बात बताओ कि जो आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजिस्ट है, उनका काम क्या होता है भाई, कि जो भी रिमेन्स है, जो भी अवशेष है, उसकी जांच करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको स्टडी करना, ये उनका काम होता है ना भाई। ये लिखित सामग्री की लेख की जांच करना, तो लिखित सामग्री की जांच क्या करना है भाई, उसको तो डेसिफर किया जाता है, उसको तो उसका अनुवाद पढ़ा जाता है। जैसे जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम किया था। तो ये वाला जो है वो आपके पुरातात्विक के संदर्भ में सही नहीं है। बाकी सारे के सारे जो भी रिमेन्स है उसके स्टडी, वो चाहे जानवर की हड्डी हो, चाहे पेंटिंग्स हो, चाहे औजार हथियार हो, इन सबको स्टडी करना आर्कियोलॉजिस्ट का काम है भाई। तो बात समझ में आ गया सब आप लोगों को? भी आपके गलत है भाई। अगला देखिए, बोले कि 19वीं सदी कि औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। क्यों पढ़ाया जाता था भाई लड़कियों को घर पे? उसके पीछे कारण क्या थी कि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम को भी कर सके। ठीक है भाई, पढ़ना है तो उनको कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन लोगों के मन में प्रिजुडिस क्या होता था कि लड़की है तो घर के काम कौन करेगी भाई? तो घर के काम के लिए लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वो बिगड़ जाएंगे भाई। सार्वजनिक स्थानों पे लोग अपने संबंधियों, लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पे जाने से वो बिगड़ जाएंगी। इसको भी सही मान सकते हैं भाई। लोग अपने संबंधियों और मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य को छुपाना चाहते थे, ये गलत बात है। तो इन तीनों में से जो सही स्टेटमेंट है वो ए और बी है। दो बात है, एक बात यह है कि वो चाहते थे कि घर पे इसलिए पढ़ाई करें ताकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के भी काम को कर सके, और दूसरी बात यह है कि लोग अपने संबंधियों और मित्रों से छुपाना नहीं चाहते थे, जबकि उस समय के लोगों का ये मानना था कि कहीं सार्वजनिक स्थल पे ये जाएगी आएगी तो उससे ये क्या हो जाएगी भाई, तो ये बिगड़ जाएगी। तो आप सब लोगों को अभी तक का ये सेशन अच्छा लग रहा है भाई? तो जितने भी लोग इस सेशन को लाइव देख रहे हैं भाई, जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कीजिए भाई, और तभी जाकर ये क्लास को आगे बढ़ा जाएगा। तो सब लोग करिए सेशन को लाइक जल्दी से, फटाफट, बिना रुके दबा करके सेशन को लाइक कीजिए। लगे कि अगर आप इस पेपर में बैठे होते तो आप सीटेट में जरूर इनकलाब लेकर के आते। और इसी तरीके का मजा पेपर में 14 दिसंबर को भी आने वाला है भाई। देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है भाई? ग्राम भोजक क्या होता था भाई? एक तरीके से लैंडलॉर्ड होता था जिसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। पुलिसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, रेवेन्यू की कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, आपको देख रेख करने की उस क्षेत्र की व्यवस्था भी उसके ऊपर आपकी रहती थी। तो बोले कि गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें सौंप देते थे, या न्यायाधीश और पुलिस का आपके काम नहीं करते थे भाई, बिल्कुल करते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर पीढ़ियों तक बने रहते थे। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। तो याद रखिएगा कि ये जो ग्राम भोजक आपके होते थे, जब ग्राम भोजक के बारे में जब हम बात करते थे तो ये आपके अपने क्षेत्रों में ये जज के तौर पे भी काम करते थे, ये पुलिस के तौर पे भी काम करते थे, राजा के द्वारा अधिकार दिए जाने पे ये गांव से टैक्स को भी वसूलने का काम करते थे। और एक ही परिवार के कई सारे लोग इस आपके पदों पे बने रहते थे, और इनकी जमीन पर इनके जो दास है, इनके जो मजदूर है, वो आपके क्या किया करते थे भाई? काम किया करते थे। अगला सवाल देखिए भाई क्या पूछ रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है।
ये कह रहा है कि नीचे दिए गए दो कथन है किसके बारे में भाई? श्री नारायण गुरु के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है भाई? तो बोले कि उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है भाई। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है भाई। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया तो नहीं, उन्होंने बोला कि एक ही सब कुछ है, मानवता को ही सबसे बड़ा उन्होंने बोला। उन्होंने अलग अलग गुरु, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के बारे में उन्होंने बात नहीं करी। तो इसका मतलब क्या है कि नारायण गुरु के बारे में बात करें तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट आपके गलत है भाई। तो ये चीज देखिए, आप लोगों के मन में बहुत दिनों से था कि सर जुलाई में 7 जुलाई 2024 को सर जो पेपर हुआ था उसमें क्या पूछा गया था। होनी चाहिए क्यूरियोसिटी, लेकिन उस क्यूरियोसिटी को शांत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। एक बार सभी लोग शेयर को, जितने भी सेशन को आप लोग शेयर लाइक कर सकते करिएगा, पीछे नहीं हटना है आप लोगों को। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और बार मैं दो ही चीज कहता हूं कि जितने बच्चों को भी अपना रिजल्ट चाहिए उन लोगों को डेली अपना रिजल्ट इस क्लास के बाद बताना पड़ेगा। क्लास खत्म होते ही आपको लिख देना पड़ेगा कि सर इतने क्वेश्चन में से ईमानदारी से हमारे इतने सवाल सर सही हुए। और दूसरी बात है कि जब तक ये क्लास आपकी चल रही है तब तक आंसर देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो भाई किसको किसको रिजल्ट चाहिए एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और जिसको जिसको 14 दिसंबर को रिजल्ट चाहिए सारे लोग आंसर अपना जरूर बताएंगे, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं बताएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त जो शिल्प विज्ञान तकनीक है उसके विकास के बारे में आपको सही है भाई? जो अधिरचना का जो भार है, जो अधिरचना का भार है वो शिखरों पे डाल दिया जाता था। तो देखो ना भाई, अधिरचना का भार शिखर पे कैसे डाल देंगे? पिलर पे डालेंगे ना भाई। ये पिलर जो होगा है उसके ऊपर डालेंगे ना अधिरचना का भार। आप शिखर के ऊपर कैसे डाल देंगे भाई भार? हम शिखर के ऊपर कैसे डाल देंगे? तो ये वाला बात तो बिल्कुल गलत बात है भाई। बड़े बड़े जो पिलर होते हैं, स्तंभ होते हैं, उसके ऊपर डालेंगे। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होना शुरू होगा। इसका मतलब अगर हम इन संदर्भ में बात करेंगे तो भाई यहां पे छोटे छोटे पीसेस का प्रयोग हुआ। एक स्टेटमेंट तो मैंने गलत बता दिया। ये सवाल मैंने आप लोगों को पहले भी कराया है। मैं चाहता हूं कि कितने बच्चे शुरू से लेकर के अंतिम तक एक एक सवाल को जवाब दिया है वो पता कैसे चलेगा? तो होमवर्क में इसका आंसर भी जरूर बताइएगा। एक मैंने हेल्प कर दिया, दूसरे को सोच करके आंसर आप लोगों को बताना है भी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केसरी नामक अखबार जो कि ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था उसका संपादक कौन था भाई? तो जो केसरी के संपादक के बारे में बात करते हैं तो मेरे केसरी के लाल सुना ना आप सब लोगों ने? तो जल्दी से आंसर बताइए। तो महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो इनको राष्ट्रपिता, इनको महात्मा भी कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम था। यंग इंडिया की बात करें, हरिजन की बात करें, नवजीवन की बात करें, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ की बात करें, सब इनसे संबंधित है। जब लाला लाजपत राय के बारे में बात करते हैं तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा था भाई? तो कांग्रेस को उन्होंने सेफ्टी वाल्व थ्योरी, कांग्रेस के स्थापना के पीछे जो सुरक्षा कपाट का सिद्धांत है लाला लाजपत राय ने दिया था, जिनको पंजाब का शेर, पंजाब का केसरी भी कहा जाता है। ज्योतिराव फूले के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये आपके सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा था और अमेरिका के दासों को उन्होंने समर्पित किया था। ये जो केसरी है, चाहे हम केसरी की बात कर लें, चाहे मराठा के बारे में बात कर ले, केसरी कौन से लैंग्वेज में था भाई? इंग्लिश में था भाई। सॉरी, केसरी कौन से लैंग्वेज में था? मराठी में था। और मराठा कौन से लैंग्वेज में था? इंग्लिश में था। तो ये जो आपके समाचार पत्र है, ये जो अखबार है, वो किसके द्वारा भाई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जिनको हम क्या कह करके संबोधित करते हैं भाई? लोकमान्य कह करके संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन, विविधता में एकता मुहावरा ये किसके द्वारा आपको दिया गया था भाई? यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बात करें, यह सीटेट का फेवरेट सवाल है। बिना मतलब के 1 नंबर आपको दे करके चला जाता है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे देश में जो विविधता है, इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी हमारा देश आज तक बटा नहीं, हमारा देश आज तक टूटा नहीं। हमारे लोग मिलजुल करके रहे। हमने नारा लगाया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। और हमने ये भी कहा कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। हमने ये भी कहा कि यूनान मिस्र रोम मिट गए, इस जहां
यहाँ से, कुछ है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये जब हम बात करते हैं विविधता में एकता, तो ये किसका है? तो पंडित नेहरू जी का। तो नेहरू जी ने अपनी किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या था? तो उस किताब का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस किताब का नाम क्या था भाई? उस किताब का नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस पुस्तक में इन्होंने विविधता में एकता मुहावरा आपको दिया था भाई। ये सवाल देखिए, अब कोई भी ऐसा सवाल हमको नहीं लग रहा है कि जो आप लोगों से ना बने। समझ रहे ना आप लोग? तो ये देखो, ये दो स्टेटमेंट आपको दिए गए भाई, इन दोनों के संदर्भ में विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है भाई। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई और हर एक मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सर्वोच्चता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का काम किया। हर एक मामले में भाई बोले कि मैं सर्वोच्च हूं, मैं सर्वोच्च हूं, मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सबसे ऊपर हूं। बार बार पेंटिंग्स के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से, आर्किटेक्चर के माध्यम से, अपने इंग्लिश मीडियम के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से, सब तरीके से। तो ये बोले कि कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। ये भाई कैसी मजाक कर रहे हो भाई? कंपनी ने बार बार ये दावा किया कि उसका जो अधिकार है वो सर्वोच्च था। कंपनी ने बार बार ये दावा किया कि उसका जो अधिकार है वो क्या था भाई? सर्वोच्च था। आपने बोला कि सही बात है। अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उसको अधिग्रहण करने की धमकी का अधिकार कंपनी अपने पास रखती थी। तो देख लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को देख लीजिए कि अगर किसी राजा का अपना पुत्र नहीं है तो उसको हम क्या कर लेंगे भाई? तो उसको हम अपने क्षेत्र में ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेंगे। रिंग ऑफ फ्रेंड्स की पॉलिसी देखिए, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी देखिए, ये सारे के सारे फ्रेंडशिप ट्रीटी देखिए। तो इसका मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ए गलत है और बी आपके सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया गया था भाई? निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर आपको दिया गया था? तो वतन जागीर किसको प्रदान किया गया था? अगर हमसे सवाल पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो वतन जागीर है वो किसको प्रदान किया गया था? जो सिसोदिया राजपूत है वो उनको प्रदान किया गया था। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, अगर मुगल राजपूत संबंधों को आप देखोगे तो उसमें सिसोदिया राजपूत जब तक महाराणा प्रताप आपके जीवित रहे तब तक उन्होंने मुगलों के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। और हल्दी घाटी का युद्ध कौन भूल सकता है? महाराणा प्रताप का क्या कहना था भाई? क्या कहना था और उनके बारे में क्या कहा जाता है और उनके आधार पे क्या कहा जाए कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, है राणा का वंशज तो भी फेंक जहां तक भाला जाए। तो आप सब लोग भाला नहीं फेंकना, आप लोगों को केवल अपना आंसर फेंकना है कि सर ये मेरा है, ये मेरा है। क्योंकि अब न युद्ध टल सकता है, ना द्वंद्व टल सकता है। अब केवल सीटेट के रिजल्ट में आपका नाम दिख सकता है। तो जिसको जिसको देखना है सब लोगों को पहले डेली अपना रिजल्ट मुझे दिखाना पड़ेगा क्लास खत्म होने के बाद, और सब लोगों को अपना रिजल्ट बताने के लिए यहां पे आंसर भी देना पड़ेगा लगातार। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिसोदिया राजपूत। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार लिए गए थे, बिल्कुल लिए गए थे। जब हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हम स्रोत के बारे में बात करते हैं, जब हम सोर्सेस के बारे में बात करते हैं, जब हम स्रोत के बारे में बात करते हैं, तो आप सब लोगों को क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें जो ये लिबर्टी है, इसमें जो ये इक्वलिटी है, इसमें जो ये आपके फ्रेटर्निटी है भाई, ये सब कुछ कहां से लिया? ये सब कुछ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया। ये सब कुछ कहां से लिया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया। अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, अलग अलग स्तर पे सरकार का होना, ये हमने कहां से लिया भाई? तो ये हमने लिया भाई कनाडा से। हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कहां से लिया भाई? यूएसए से। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट कहां से लिया? तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट है हमने यूके से लिया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में सिर्फ बात करें तो ये कहां से हमने लिया? यूएसए से। इसके अलावा जब हम कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं भाई, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो कहां से लिया भाई? ऑस्ट्रेलिया से लिया।
जब हम इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं तो इमरजेंसी हमने कहां से लिया भाई? तो इमरजेंसी में हमने जर्मनी से आपको लिया है भाई। इसके अलावा जब डीपीएसपी के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहां से लिया भाई? आयरलैंड से लिया। तो कहां से क्या लिया ये भी पता लग गया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे संविधान के ऊपर अगर किसी का दिखाई देता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का दिखाई देता है भाई। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का दिखाई देता है। तो सवाल यही पूछा था कि भारतीय संविधान में जब हम लिबर्टी की बात करें, इक्वलिटी की बात करें, फ्रेटर्निटी के बारे में बात करें तो ये विचार हमने कहां से लिया था भाई? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया था। हमने विचार कहां से लिया था भाई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया था। सवाल देखिए तो भाई कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है भाई, कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। बोले कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत आपके तत्व दिखाई देते हैं भाई? निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत आपके तत्व दिखाई देते हैं भाई। निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व, यानी निष्पक्ष सुनवाई का मतलब क्या हो गया भाई? जब हम निष्पक्ष सुनवाई के बारे में जब हम बात करते हैं तो सीधे तौर पे उसमें कोई भी पक्षपात आपको नहीं दिखाई देना चाहिए। मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, पूरी जनता देख रही है भाई। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आपके केसेस होते हैं उनकी सुनवाई अब आपकी लाइव टेलीकास्ट उसका किया जाता है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष के द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है ताकि उसको पता लग सके कि उसके ऊपर कौन कौन से एलिगेशन आपको लगाए गए हैं भाई। फिर उसके बाद बोले कि बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारी गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलता है, उसके जो भी सवाल है वो पूछ सकता है भाई। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों के द्वारा दिए गए कथनों के आधार पे जो सबूत है, एविडेंसेस है, उसके आधार पे फैसला लेता है। तो ए भी सही है भाई, फिर उसके बाद बी भी सही है, फिर उसके बाद सी गलत है और डी सही है। तो ए, बी और डी। अब बताओ ये सवाल देखने में क्यों मोटा लग रहा है? ये है बड़ा क्यूट, ये है बड़ा स्लिम, क्योंकि आप लोग भी तो इतने प्यारे हो तो इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं। टेंशन लेना नहीं है भाई, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, लोड नहीं लेना है, केवल सही सवाल को बताना है भाई। सवाल देखिए भाई, कौन से क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगी? आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे ज्यादा दिखाई देगी। तो भारत के कौन से इलाके में सबसे ज्यादा आदिवासी दिखाई देते हैं भाई? असम किधर है? अरुणाचल किधर है? आपकी सिक्किम किधर है? मेघालय किधर है? किधर है भाई? सब ये सब आपके पूर्वी भारत की तरफ हो गए कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो मजा आ गया आप सब लोगों का। तो अंतिम 8 सवालों की बारी है भाई। तो सारे के सारे लोग एक बार सेशन को, जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सारे लोग एक बार सेशन को लाइक करिए और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी बच्चे हैं याद रखिएगा 2 बात, रिजल्ट बताना भूल मत जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि सीबीएसई आपका रिजल्ट बताना भूले। इसलिए डेली आपको क्लास के बाद रिजल्ट बताना है। क्लास खत्म हो जाने के बाद लाइव में नहीं, खत्म हो जाने के बाद ऑफलाइन, ताकि सबके रिजल्ट को मैं लाइक कर सकूं और अपना प्यार दे सकूं। और जितने भी बच्चे हैं क्लास में सब लोग आंसर देना शुरू कीजिए। और एक बार आप हमारी इस मेहनत को, कंटेंट को पसंद करते हैं तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अंतिम सवाल भाई, अंतिम हम लोग 8 सवालों को देखते हैं एकदम धुआंधार तरीके से। कूद पड़ो और टूट पड़ो भाई। बोले कि लोकतंत्र को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन, लोक समान हो, स्वतंत्र हो, ये सब लोकतंत्र है। लोग धनी और समृद्ध होते हैं भाई, ये लोकतंत्र का मतलब क्या होता है भाई? लोग बराबर होते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि धनी होते हैं, समृद्ध होते हैं भाई? तो जहां जहां पे भी बी दिया हुआ है भाई, ये इसमें तो सब में बी दिया हुआ है, लेकिन ये वाला जो लोग धनी होते हैं, ये शब्द अगर प्रयोग करते हैं कि लोग समृद्ध होते हैं तो हम सोच लेते, लेकिन कोई बात नहीं भाई। ये भी सही बात है कि भगवान करे कि लोग धनी नहीं है तो धनी हो भी, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्क संगत आपके होती है भाई, तो यानी डी भी सही है भाई।
तो जहां जहां पे आपको डी दिखाई दे रहा है, जहां जहां पे बी दिखाई दे रहा है, जहां जहां पे डी दिखाई दे रहा है, जहां जहां पे बी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब डी और बी यहीं पे तो दिखाई दे रहा है भाई, डी और बी यहीं पे तो दिखाई दे रहा है भाई। और सी के बारे में लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो बी, सी और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सवाल देखिए आपका फेवरेट क्वेश्चन, बहुतों बार हमने करा है। बोले कि लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढो करके लाती है, घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, वो कपड़े धोती है, घर की सफाई भी करती है, झाड़ू पोछा भी करती है, उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद करके लाती है। इन सब कार्यों को क्या कहकर के संबोधित किया जाता है? तो ये अवसर या ये स्थिति विशेष ये महिलाओं के साथ ही आपके होता है, और इसको क्या बोलते हैं भाई, तो इसको बोलते हैं डबल बर्डन कहा जाता है। इसको क्या कहकर के संबोधित किया जाता है भाई, तो इसको डबल बर्डन कहकर के संबोधित किया जाता है भाई। अगला सवाल, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक, और यह संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच किस संबंध को निर्धारित करता है, और ये देश को भी निर्धारित आपके करता है। तो संविधान किसके क्षेत्र के बीच में, पड़ोसी देश और सरकार के बीच, लोग और कंपनी के बीच के संबंध को, पड़ोसी देशों के बीच के संबंध को। यह सवाल ऐसा था कि मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तब भी आप सही बताओगे, तो कुछ कुछ सवाल तो ना चाहते हुए भी आपसे सही बनेगा, क्योंकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो लोगों और सरकार के बीच जो संबंध है, वो आपके लोगों और सरकार के बीच जो संबंध है, वो आपके संविधान निर्धारित करने का काम करती है भाई। ये अगला सवाल देखिए, बोले कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक पॉसिबल हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो क्या कहलाती है। अब लोग क्या करते हैं भाई, आप जाइए किसी प्राइवेट क्लिनिक में, किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास, वो क्या करेगा भाई, भारी भरकम कम से कम 5-10 किलोग्राम आपको दवाई लिख देगा, और उसके लिए कम से कम 200-300 ग्राम सोना बेचना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉस्टली आपकी दवाई होती है। बात समझ रहे हैं आप सब लोग? तो इतनी दवाई को देख करके लोग और बीमार पड़ जाते हैं। तो उम्मीद क्या करी जाती है, जो मेडिकल एथिक्स है, वो नैतिकता क्या कहता है, और ये जो राष्ट्रीय जो चिकित्सा आचार संहिता है, उसमें भी ये बात आपको कहा गया, उसमें भी ये बात कहा गया कि भरसक कोशिश करनी चाहिए डॉक्टर्स को कि वो क्या लिखे भाई, तो वो जेनेरिक मेडिसिन लिखने का आपके काम करे भाई। वो क्या लिखने का काम करे भाई, जेनेरिक मेडिसिन लिखने का काम करे। इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अब अंतिम हम लोग अपने 3-4 सवाल और बचा है भाई। तो जितने लोग हैं अंतिम 5 सवालों का उत्तर इस तरीके से दीजिए कि लगे कि सचमुच आप आंसर दे रहे हैं, ऐसा लगे कि सचमुच आप आंसर दे रहे हैं भाई, और दिवाली लगे कि हाँ भाई इस बार मूड में है सर संघर्ष के, और अगली बार सफलता की दिवाली। इस बार दिवाली संघर्ष के नाम, अगली बार की दिवाली सरकारी शिक्षक होने के नाम। तो ये देखिए, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं, जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, वो क्या कहलाते हैं भाई, वो क्या कहलाते हैं भाई। तो एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन है, यानी जिनके पास जमीन है ही नहीं, उनकी जीविका का मुख्य स्रोत, अरे भाई छोटे किसान कब कहलाएंगे, जब उनके पास जमीन होगा। सवाल में तो पहले ही कह दिया, सवाल में तो पहले ही कह दिया कि वो भूमिहीन है, तो इसका मतलब कृषकीय मजदूर के तौर पे काम करते हैं भाई, वो प्रवासी मजदूर के तौर पे काम करते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर जो होगा वो बी और सी होगा भाई। सीमांत किसान, अरे किसान बनने के लिए आपके पास थोड़ी सी भी तो जमीन चाहिए ना भाई। जब आपके पास जमीन ही नहीं है, जब आप लैंडलेस हैं, तो आप क्या भी मजदूर हैं। तो मजदूर हैं तो या तो प्रवासी श्रमिक मजदूर के तौर पे या तो कृषि मजदूर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। तो ये सवाल पूछा भाई। अब ये सवाल देखिए, भेदभाव के विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन को बच्चों के बीच में समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल आप बताइएगा भाई। एक विज्ञापन में
कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना, तो ये भेदभाव नहीं है, ये प्रिजुडिस है कि भाई महिला है तो कपड़ा धोते हुए ही आपको दिखाई देगी। कपड़ा धोना भेदभाव नहीं है, ये पूर्वाभाव है। और एक महिला की जगह पे पुरुष को भी तो दिखा सकते थे कपड़ा धोते हुए। अशोक के अभिलेखों की लिपि, इससे क्या मतलब है? भेदभाव का क्या पता चलेगा भाई? मानवाधिकार की वैश्विक घोषणा, इससे भी नहीं। पता कब चलेगा? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब भारत लौटे और उसके बाद उनको लगा कि सब कुछ बदल गया है। जब वो अपने रहने के लिए आपकी आवाज को ढूंढ रहे थे तो उनको कोई रखने के लिए तैयार नहीं था। उस जगह को, उस अनुभव को हम लोग भेदभाव के विषय पर चर्चा करने के लिए सबसे प्रासंगिक आपके बना सकते हैं भाई। बोले कि कक्षा कक्ष की, यानी जिस क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हो, जिस क्लासरूम में आप बच्चे बैठाए हैं, उसकी दीवारों पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उद्धरित जो मौलिक अधिकार है और जो कर्तव्य को लिखा गया है, यह बच्चे को मुख्यतः क्या सिखाता है भाई? ये बच्चे को मुख्यतः क्या सिखाता है? क्यों आपने लिखाया है भाई? क्यों आपने लिखाया है? क्यों आपने उसको कराया कि मतलब बैठ के याद करते रहो? तो फिर आप पढ़ाओगे कब? वो इसलिए आपने लिखा है कि फंडामेंटल राइट पढ़ाते हुए बोलोगे देखो ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल ड्यूटीज आप बताते हुए फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 में आपको दिखाई देता है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिखाई देता है। जब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करें, पार्ट 4A में आर्टिकल आपके 51A में आपको दिखाई देता है। ठीक है भाई, तो ये आपके बच्चों के ऑब्जर्वेशन के द्वारा, अवलोकन के द्वारा ये आपको सिखाता है, याद नहीं कराया जाता है। और कल्पना तो तब कराई जाती है जब चीजें नहीं होती है और आपको बोला जाता है कि आप सोचो, ये अवलोकन है भाई। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है भाई। रिजर्वेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको दिया गया भाई। बोले भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना, तो ये उल्लंघन है। बोले कि राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरी देना, ये उल्लंघन है। बोले कि समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार करना, इसके बारे में तो ये आपके तर्क संगत है भाई। ये आपके आरक्षण के जो समानता के अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन जिस राज्य से प्रतिनिधि या मंत्री चुन करके आए हैं उन राज्य के लोगों को नौकरी देना, तो ये तो दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव हो गया, दूसरे राज्यों के अवसर की समानता का उल्लंघन हो गया, उनके स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो गया। तो आपके सबसे सही कौन सा दिखाई देता है? सी दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है भाई? लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। लड़कियों के एक समूह के द्वारा रंगोली बनाना, यह लिंग तटस्थ नहीं है भाई। यह लिंग तटस्थ आपके नहीं है। आप पूछे क्यों? क्योंकि आपने अपने मन में बैठा रखा है, आपने अपने मन में बैठा रखा है, आपने अपने मन में बिठा रखा है इस चीज को कि लड़की है तो पेंटिंग करेगी, रंगोली बनाएगी। फिर इसके बाद लड़कों के एक समूह के द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, तो यह लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। लड़कियों के द्वारा एक समूह के द्वारा नृत्य प्रतियोगिता, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है कि डांस है तो लड़की करेगी। लड़कों के एक समूह के द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना, तो ये आपके बी और डी, आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो यहां पे बी और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सवाल क्या पूछ रहा है भाई? जेंडर न्यूट्रल एटमॉस्फेयर, यानी बिना किसी भेदभाव के आपको ये दिखाई देता है भाई। तो ये हमारे टोटल के टोटल आपके जो क्वेश्चन आपके आए थे आपके पेपर में, कौन से साल में आए थे? तो 2024 में। और कौन से दिन, कौन से डेट का पेपर हम लोगों ने किया भाई? तो 7 जुलाई 2024 का। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, इस बात का पता हमें तब चलेगा जब इस सेशन को आप सब लोग लाइक करिएगा। तो जितने भी लोगों को ये पता चला है कि सर आज क्लास अच्छा लगा है, सब लोग सेशन को लाइक करें। बाद में जो देखेंगे वो भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को अपना आंसर बताना है, रिजल्ट बताना है कि सर 29 में से कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए। यानी इस पेपर में आप बैठे होते तो आपका क्या रिजल्ट होता। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि मेरी क्लास क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरी क्लास से ही 30 से 35 क्वेश्चन अकेले आपको पेपर में दिखेगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने मिस किया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सब लोगों को रिजल्ट अपना बताना जरूरी है।
और दूसरी बात, आप सब लोगों को पता है कि हिंदी ब्रह्मास्त्र की ये किताब आपके लिए अवेलेबल है और इसका लिंक भी आपको क्लास के नीचे आपको दिख जाएगा, तो जितना यथाशीघ्र हो सके ले सके। और भारत की नंबर 1 किताब सीटेड ब्रह्मास्त्र, ये भी आपके सब्जेक्ट पेडागोजी और सीडीपी के लिए और एसएसटी के लिए क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो पूरा का पूरा ई नोट्स, पीडीएफ नोट्स, लाइव रिकॉर्डेड क्लास, और इसके लिए अध्ययन मंत्र के कनेक्टेड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। मात्र 899 में ये बैच आपको दिखेगा। आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए, आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली, थैंक यू।